बच्चों, आज अरुण साइंस कॉर्नर में पुनः आपका स्वागत है। और आज वर्ग नवम के पाठ 3 में परमाणु और अणु को पढ़ेंगे, जिसका भाग 1 है। आज रासायनिक संयोजन के नियम एवं तत्वों के प्रतीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हम लोग पहले से पदार्थ से पूरी तरह से परिचित हैं। हमारे हाथ में एक पदार्थ है, एक ग्लास के प्लेट में सामने दिख रहा है, यह चीनी है। और चीनी में कण बहुत आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। तो पदार्थ कणों से बना है, लेकिन अगर हम परमाणु और अणु को सबसे पहले अगर समझें शब्दों के रूप में, तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अस्थायी कण है। पदार्थ का एक सबसे छोटा भाग है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। और अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अस्थायी भाग है, अस्थायी कण है। माइन्यूट डिफरेंस है अस्थायी और अस्थायी का। प्रत्येक परमाणु अणु बन करके अस्थायी हो जाता है। परमाणु के रूप में यह दिखाया गया है। हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं, फास्फोरस के परमाणु हैं, सल्फर के परमाणु हैं, सोडियम के परमाणु हैं। लेकिन उनके कणों को अगर देखें, अणु को देखें, तो वह H2 के रूप में कण है, अणु है। O2 के रूप में है, P4 के रूप में है, एसिड के रूप में है। यानी एक से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन के एक अणु बनते हैं। ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनते हैं। उसी प्रकार से एक अलग हट करके सल्फर के 8 परमाणु मिलकर के सल्फर के एक अणु बने हैं। उसी प्रकार से हम यौगिक के अणु जब देखते हैं, तो एक से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर बने हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर, यानी टोटल 3 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के जल के अणु बने हैं। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तत्व मिले हैं, जिसमें कार्बन के 1 है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यानी कुल 3 परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं। यानी परमाणु से अणु बड़ा होता है। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अस्थायी भाग है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अस्थायी कण है। आगे हम लोग रासायनिक संयोग के नियम को देखें, तो इस भाग में एंटोनियो एल लेवजियर ने बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए रासायनिक संयोजन के। और यही कारण है कि इन्हें रसायन शास्त्र के पिता की उपाधि दी गई, बहुत बड़ा सम्मान मिला। तो आए हम देखें रासायनिक संयोजन के नियम क्या है। रसायन शास्त्र के विकास में इस नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास। हम यहाँ देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बने हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 18 ग्राम जल का निर्माण हुआ है। यहाँ गणितीय रूप में अगर हम देखते हैं, तो अभिकारक का जो द्रव्यमान हमने लिया है 2 ग्राम और 16 ग्राम लिया है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो 18 ग्राम दिखाई पड़ता है। बना कितना? 18 ग्राम।
तो जितना लिए उतने बना। इसका मतलब कि द्रव्यमान का कहीं भी कमी नहीं हुआ है, न द्रव्यमान में कोई वृद्धि हुआ है, न द्रव्यमान की कोई बर्बादी हुई है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कोई भी रासायनिक संयोग होता है, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो पदार्थों का कोई क्षति नहीं होता है, उनका द्रव्यमान बरकरार रहता है। जो इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि हमने 18 ग्राम लिया पदार्थ और 18 ग्राम उनसे बने हुए यौगिक हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अक्सर ये दोनों नियम पूछे जाते हैं। स्थिर अनुपात का नियम यानी जब भी रासायनिक संयोग होता है तो पदार्थ निश्चित अनुपात में मिल करके संयोग करते हैं। स्थिर अनुपात, कांस्टेंट रेशियो। यहां हम एग्जाम्पल में देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बने हैं। यहां हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर के ये अमोनिया का निर्माण किए हैं। तो यह स्थिर अनुपात, यहाँ अनुपात दिख रहा है 1 और 3। अणु का जब अनुपात देखते हैं तो 1 और 3, लेकिन इनके द्रव्यमान का जब हम देखें, विश्लेषण करें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो 6 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ता है। इस स्थिति में द्रव्यमान के हिसाब से जब रेशियो देखते हैं, अनुपात देखते हैं, तो 14:3 के द्रव्यमान का अनुपात है, जो एक स्थिर है। अमोनिया किसी भी जगह पर बनाया जाए, किसी भी फैक्ट्री में बनाया जाए, किसी भी प्रयोगशाला में बनाया जाए, तो उनके जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान है सदा 14 और 3 के रेशियो में ही मिलेगा। और अणु के रूप में हम लोग 1 और 3 का देख रहे हैं। उसी प्रकार से इनके अमोनिया में जब परमाणुओं का अनुपात देखते हैं तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु मिलके 1:3 के अनुपात में इनके परमाणु मिले हैं। जो 1:3 है या 14:3 है, यह स्थिर है। यही नियम जितने भी यौगिक हैं उस पर लागू होते हैं, चाहे वह जल हो। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात सदा 2:1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 1:3 है। तो इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। यह दोनों नियम रासायनिक प्रतिक्रिया में, रासायनिक विकास में मील के पत्थर साबित हुए हैं। इसीलिए लेवोजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा गया। आगे हम इस चैप्टर में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया गया है कि जितने भी पदार्थ हैं वे परमाणु से बने हैं। हमारे हाथ में एक पदार्थ का सैंपल है, ये भी क्या बने हैं? परमाणु से। आगे इन्होंने कहा है कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु को हम 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, यानी सरलतम यह कण है। डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में ये बात बोले हैं कि डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में बोले हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और अन्य रासायनिक गुणों में
समान होते हैं। डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में यह भी बतलाए हैं कि जब भी रासायनिक संयोग होता है तो उनके न परमाणु नष्ट होते हैं और न परमाणु उत्पन्न होते हैं, यानी परमाणु हमेशा संरक्षित रहते हैं, उनके द्रव्यमान संरक्षित रहते हैं, और जो ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की ओर इंगित करता है। रासायनिक संयोग में दो तत्वों के परमाणु छोटे पूर्णांक के रेशियो में मिलते हैं। इस प्रकार से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रसायन के शास्त्र के विकास में एक अहम भूमिका अदा किया गया है। तो इस तरह से हम आज परमाणु को पढ़ रहे हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, सूक्ष्मतम सरलतम अस्थायी कण है, जो रासायनिक संयोग में सदा भाग लेता है। कोई भी रासायनिक संयोजन होता है तो अगर अणु है मौजूद तो पहले अणु से परमाणु बनते हैं, और यही परमाणु विभिन्न तरीकों से जुड़ करके पुनः नए अणु का निर्माण करते हैं, और इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया। आगे हम देखें तत्वों के प्रतीक। रसायन शास्त्र में तत्व और उनके प्रतीक बहुत ही मौलिक ज्ञान है। बच्चे इसके अभाव में आगे के बात को समझ नहीं पाते हैं, न रासायनिक अभिक्रिया समझ पाते हैं, न रासायनिक समीकरण को हल कर पाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सबसे पहले बच्चों को जान लेना जरूरी है। यहीं से रासायन शास्त्र वो सीखना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से भाषा के ज्ञान के लिए अल्फ़ाबेट ABCD का ज्ञान होना जरूरी है, उसी प्रकार से रसायन शास्त्र को सीखने के लिए हमें इन तत्वों के नाम और उनके प्रतीक को जानना जरूरी है। आइए हम देखें कि यह कैसे इनके प्रतीक दिए गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा तत्वों के नाम और उनके प्रतीक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। उसके अनुसार किसी तत्व का प्रतीक उनके उत्पत्ति वाले जगह पर से लिए गए हैं, वहाँ की जो भाषाएं हैं उससे लिए गए हैं। जैसे कॉपर साइप्रस से लिया गया है और उनका प्रतीक Cu है। कॉपर जो नाम है उससे भिन्न इसके प्रतीक हैं। प्रतीक में ज़्यादातर शब्द रोमन हैं और उसके एक लेटर को, अल्फ़ाबेट को, या आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अल्फ़ाबेट को लिए जाते हैं, जिसमें पहला अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। कॉपर Cu। आयरन के नाम से प्रतीक नहीं लिए गए हैं, इसके अलग उत्पत्ति के आधार पर फेरम है, उस फेरम का Fe भाग लिया गया प्रतीक के रूप में। सोडियम का नाइट्रियम शब्द से लिया गया है, और यही कारण है कि सोडियम का नाम SO से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रतीक Na है। पोटेशियम कैलियम शब्द से लिया गया है, यही कारण है कि इसमें P न होकर के K इनके प्रतीक हैं। आगे गोल्ड भी उसी प्रकार से Au लिए गए हैं। ऑक्सीजन फिर ये सामान्य है, लगभग 100 से ऊपर शब्द हैं, तत्व हैं। लगभग 100 से ऊपर तत्व हैं और उनको उसी प्रकार से प्रतीक दिए गए हैं। ऑक्सीजन O, जिंक Zn, कार्बन C, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl। इस प्रकार से हम यह क्या देखते हैं कि तत्वों के नाम और प्रतीक जो बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक है, रसायन शास्त्र का यह शुरुआत है और यह जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आज हम परमाणु और अणु चैप्टर में
आज का पाठ रासायनिक संयोजन के नियम और तत्वों के प्रतीक को पढ़े, जिसमें रासायनिक संयोजन के 2 नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, साथ ही तत्वों के प्रतीक भी हम लोग जाने। इस प्रकार से इस भाग 1 का पाठ आज समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।